नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी। सुबह से 9 बजे तक 10% से अधिक मतदान। उमर अब्दुल्ला सहित 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। तीसरे और अंतिम चरण के प्रचार ने भी पकड़ी रफ्तार। हरियाणा में चुनावी घमासान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत के गोहाना में करेंगे विशाल जनसभा। नितिन गडकरी भी राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी उतरेंगी रण में। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों का भी धुआंधार प्रचार जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्यमियों के महाकुंभ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का ग्रेटर नोएडा में करेंगे शुभारंभ। 70 देशों के 350 उद्यमी होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। देश भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में दीनदयाल जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हेल्थ चेकअप कैंप की करेंगे शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की कमान संभालते हुए अनुरा कुमारा दिसानायके के लिए संसद की भंग। 14 नवंबर को होंगे संसदीय चुनाव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करेगी लेबनान पर आपातकालीन बैठक। विश्व नेताओं ने शांति की अपील के साथ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष पर जताई चिंता। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की, जिसके लिए 26 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो सुबह से जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग सुविधा के साथ 1056 शहरी और 2446 ग्रामीण सहित 3502 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस चरण में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद करा और बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंद्र रैना, अल्ताफ बुखारी सहित 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। राज्य के 15,500 से अधिक विस्थापित कश्मीरी मतदाता दूसरे चरण के चुनाव के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में बनाए गए 24 विशेष मतदान केंद्रों पर आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं अगर मत प्रतिशत की बात की जाए तो दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक के मत प्रतिशत के बारे में आपको बताएं तो कुल 10.22% मतदान हो चुका है। बडगाम में सुबह 9 बजे तक 10.91%, गांदरबल में 12.61%, पुंछ में 14.41%, वहीं राजौरी में 12.71%, रियासी में 13.37% और श्रीनगर में 4.70% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान विस्थापित कश्मीरी मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। जम्मू के उत्तरी क्षेत्रीय लेखा प्रशिक्षण संस्थान में विस्थापित कश्मीरी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। सुबह से ही इस मतदान केंद्र में मतदान जारी है। साथ ही इस मतदान केंद्र पर पहला वोट डालने वाली मतदाता ने पौधारोपण भी किया। 10 साल बाद यानी कि 2014 के बाद से हो रहे चुनाव को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रियासी जिले के एक मतदान केंद्र पर 102 साल के हाजी करमदीन ने अपना वोट डाला। साथ ही युवाओं को भी मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। वोट डालने आए अब 10 साल मैंने बहुत देर से डालता है वोट। अब भी वोट डालने आए, 10 साल के बाद आया वोट डालने। शुक्रिया के हम गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं जो हमारे भी जहाँ पर वोट लगे हैं पढ़ने। हमने 10 साल हो गए देखते हुए कब वोट पड़ेंगे। तो अब अच्छी बात है, कोई अच्छी गवर्नमेंट आनी चाहिए। मैं बोला था उनको, आए थे मेरे घर पर भी, मैंने बोला मैं खुद डाल कर डालूँगा, मैं खुद पैदल चलूँगा, पैदल आकर डालूँगा।
वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय जम्मू के दौरे पर हैं। शिवराज सिंह चौहान आज जम्मू की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कठुआ, हीरानगर और अरनिया बिश्नाहा में जनसभा को वे संबोधित करेंगे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कठुआ में भरत भूषण, हीरानगर में विजय शर्मा और अरनिया बिश्नाहा में डॉक्टर राजीव के समर्थन में रैली करके उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के कई दिग्गज और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बारामूला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और इस जमहूरियत में भागीदारी बनकर जो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ धीरज जुड़े हुए हैं, रमा त्यागी जुड़ी हुई हैं, निशांत राय श्रीनगर से जुड़े हुए और अमरेंद्र जम्मू से जुड़ गए हैं। आप सभी से पूछना चाहेंगे एक एक करके। रमा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। कहा जा रहा है कि दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया जो है यही तय करेगी सत्ता की चाबी और यहीं से सत्ता का रास्ता जो है वो निकल कर आने वाला है। हालांकि आप गांदरबल में मौजूद हैं, आप ये बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं ना कहीं ये सियासी लड़ाई प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने परिवार को बचाने की भी हो गई है। किस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और गांदरबल में अगर सुबह 9 बजे के प्रतिशत की बात की जाए तो अच्छा रहा है अभी तक? बिल्कुल, अभी तक का अगर यहाँ का प्रतिशत है तो जो यहाँ के बूथ की बात है, यहाँ पर 12% का मतदान जो है अभी तक दर्ज किया गया है। हालांकि जो टोटल प्रतिशत आता है वो अलग अलग जो पोलिंग सेंटर है उनका एग्रीगेट आता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि किस पोलिंग स्टेशन पर कितना मतदान हुआ है। तो लगातार यहाँ पर सुबह से ही लोग आ रहे हैं और अगर आपको नजर आ रहा हो तो अभी भी आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रही हैं। चुनावी लड़ाई की आपने बात अगर किया तो चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है और ये बिल्कुल सही बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने इस वक्त एक तरह से करो या मरो का जो लड़ाई है वो दृश्य उपस्थित हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, उनके जो बयान रहे हैं वो काफी चर्चित रहे हैं। उनका 2 सीटों पर जो यहाँ से चुनाव लड़ना है, एक बड़गाम से लड़ रहे हैं और एक ये गांदरबल सीट से लड़ रहे हैं, ये अपने आप में काफी चर्चित रहा है। दोनों ही जगह पर वो उस जगह से लड़ रहे हैं जो कि उनके परंपरागत वोट बैंक या उनका परंपरागत गढ़ माना जाता है। लेकिन उस गढ़ में भी जिस तरह की चुनौती पैदा हुई है, जिस तरह से जो उनके सामने जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो कैंडिडेट उतरे हैं, क्योंकि पीडीपी ने भी काफी मजबूत कैंडिडेट उतारा है और उसके साथ ही जो निर्दलीय हैं, जो जमात के उम्मीदवार उतर कर आए हैं, तो वो कड़ी टक्कर दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि जब गांदरबल में उमर अब्दुल्ला वोट मांगने आए थे तो उन्होंने अपनी टोपी जो है वो भी उतार दी थी। अपनी टोपी उतार के उन्होंने लोगों से वोट मांगा था और वो भी काफी चर्चित रहा था। तो बेहद जो है दिलचस्प ये मुकाबला है यहाँ पर इस बार। जिस तरह से पहले यहाँ पर सीधी लड़ाई होती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के बीच में ही जो है पूरी सत्ता की जो धुरी थी वो केंद्रित रहती थी, वो अब जो है कहीं ना कहीं विभाजित हुआ है। कहीं ना कहीं जो अन्य दल है, नए चेहरे हैं, उनको भी लोग परखना चाहते हैं, उन पर भी लोग विश्वास करना चाहते हैं। नए चेहरे जो है यहाँ पर मैदान में आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय जो है वो बड़ी चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। और इसी वजह से जब इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय यहाँ पर आए थे, अगर पहले फर्स्ट फेज के चुनाव की बात करते हैं तो 90 के करीब कैंडिडेट जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। अगर इस चुनाव की बात करते हैं, इसमें भी 89 कैंडिडेट जो हैं वो निर्दलीय हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज में दोनों में 44% निर्दलीय हैं और इन निर्दलियों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई बड़े बयान दिए थे,
कई बार उन्होंने यहाँ तक कि जो जमात के कैंडिडेट थे उनको लेकर भी उन्होंने कई तरह के इस तरह के बयान दिए थे कि उन्होंने कहा था कि पहले वो क्यों नहीं आए, अब वो क्यों आ रहे हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र में उन लोगों का भी विश्वास कायम हुआ है जो पहले संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानते थे। उन पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल खड़ा करना ये दिखाई देता था कि कहीं ना कहीं अंदर जो है लड़ाई उनको भी कठिन लग रही है। तो बेहद रोचक मुकाबला है, मुद्दे भी हैं, कई तरह के अपने लोगों के यहाँ पर मुद्दे हैं, विकास का यहाँ पर मुद्दा है, परिवारवाद भी यहाँ पर मुद्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 370 को भी मुद्दा बनाया और जो बीजेपी ने पहली बार इतने कैंडिडेट यहाँ पर उतारे हैं, तो बीजेपी भी 370 के बाद के विकास को, शांति को, स्थायित्व को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना रही है। तो उसको देखते हुए क्योंकि लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोगों के जहन में 370 कम और जो उनके बुनियादी काम 70 सालों से नहीं हुए हैं, ज्यादा होते हैं, उनके मन में रहते हैं। तो विश्वास रोजगार विकास से जुड़े मुद्दे जो हैं इस बार जनता चाह रही है कि उस पर काम करे जब भी सत्ता पर जो भी सरकार काबिज हो। यहाँ धीरज भी हमारे साथ रियासी से जुड़े हुए हैं। धीरज, यहाँ हम रियासी के समीकरण की बात करना चाहेंगे क्योंकि परिसीमन के बाद तस्वीर जो है वो बदली है और कई जो दल हैं जो यहाँ जिनका दबदबा रहा है उनके लिए कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा दिख रही है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो पिछली बार 2014 के प्रदर्शन की बात करें तो जम्मू में प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। बीजेपी अभी भी चाह रही है कि उस प्रदर्शन को वो बरकरार रखे और उसे बेहतर बनाए। जी, जो सवाल आपने रमा जी से पूछा कि जो दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, दूसरे चरण की मतदान को क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यहीं से तय होगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा क्योंकि तीसरे चरण का जबकि मतदान होगा तो तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 40 विधानसभा सीटें हैं। और मैं इस सवाल को इसलिए उठाना चाहता हूं कि अगर हम जम्मू संभाग की भी अगर हम बात कर लें तो जम्मू संभाग में अकेले जम्मू में 11 विधानसभा सीटें हैं और जहां की भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जहां पे चुनाव तीसरे चरण के लिए लड़ेगी। तो ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। और जहां तक दूसरे चरण की आपने बात की तो दूसरे चरण में जरूर ये सीटें पहली बार अस्तित्व में आई है। ये सीटें पहले कटरा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जिस तरीके से माता वैष्णो देवी को विधानसभा बनाकर और जिस तरीके से यहाँ के इलाके में जो विकास के कार्य किए गए, चाहे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचने के लिए पर्यटकों की सुविधा बढ़ाई गई है, जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि जो 6 लेन के जरिए जो कटरा को जोड़ने की जो तैयारी है जिसका कि निर्माण चल रहा है और उसका नतीजा भी हमें देखने को मिला कि जो श्राइन बोर्ड के सीईओ के आंकड़ों के मुताबिक जो पिछले साल 95 लाख लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। गंडोला की भी यहाँ तैयारी की जा रही है ताकि नीचे से ऊपर तक जो श्रद्धालु हैं, ये जो पर्यटक हैं, उनको माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि 108 किलोमीटर का एक परिक्रमा मार्ग पूरे माता वैष्णो देवी के परिसर के आसपास तैयार किया जा रहा है। तो एक तरीके से श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए, एक तरीके से श्रद्धालुओं को माता के दरबार तक पहुंचाने के लिए, उनके लिए सुविधाएं बढ़ाना, उनके लिए बाकी चीज़ों को तैयार रखना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, भय मुक्त माहौल तैयार करना, तो इन सारी चीज़ों की तैयारी जो सरकार है जो बीते 10 सालों में की गई है ताकि लोग बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। देखिए, लोकतंत्र अगर हम कह सकते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि मतदाताओं में उत्साह ज़्यादा दिख रहा है, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, जो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं, युवा भी उत्साहित हैं। अभी हमने देखा कि कैसे बुजुर्ग मतदाताओं की एक लंबे कतारें जो मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। ये दिखाता है कि बीते 10 सालों में जिस तरीके से जम्मू में शांति की जो स्थिति पैदा की गई है, खास करके दारा जी धीरज, तो कहीं ना कहीं 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की हवा बदली है। निशांत भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। निशांत, अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में सबसे ज्यादा 8 सीटें हैं और अगर हब्बा कदल सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ से 16 कैंडिडेट्स यहाँ से खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ रही है और उम्मीदवारों की संख्या बढ़ते हुए साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान पर आए और कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा है कि वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी अहम निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
देखिए, इसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत ने आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद से एक नया रूप ले लिया है। जो यहाँ पर पारंपरिक तौर पर राजनीतिक दल थे, जो उनके वादे थे और उन वादों की हकीकत क्या थी, उसके बाद से जो चीज़ें निकल कर सामने आई, कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उनसे टूटा। ऐसे में नई सियासी जमीन पर कई सारे नए सियासत करने वाले लोग आए और खासकर इसमें हमने देखा है कि समाज के उन वर्गों से, चाहे बड़े लॉयर हों, चाहे टीचर हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे युवा हों, वो लोग आगे आए और उन्होंने नेतृत्व करने के लिए इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया या अपने छोटे छोटे राजनीतिक दल बनाए, उन राजनीतिक दलों से यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पारंपरिक राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में शासन करते थे, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। खासकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 40% से ज़्यादा इस पूरे चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो कि अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्होंने यहां पर अगर एनसी की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ा रखी है कि आखिर नतीजे क्या होंगे। और इसी कारण अभी तक कोई भी राजनीतिक दल पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कह पा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीजें जो दिख रही हैं वो हो नहीं रही हैं। और कश्मीर के वोटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कुछ बोलता नहीं है, ये वोट की चोट से ही अपना जो असर है वो दिखलाता है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं ज़ैदी बल्ख के सबसे टफेस्ट सीट पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं और यहां पर अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कतारें जो हैं वो लगी हुई है, यानी कि लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डल लेक क्रॉस करके उनको यहां आना पड़ रहा है, चाहे शिकारा से, चाहे वोट से, और उसके बावजूद वोटर अपने घरों से निकल रहा है। दिखलाता है तो कहीं कि वोटर्स को भी नई उम्मीद है। चाहे इलाका कितना भी दुर्गम हो, लेकिन लोगों में विश्वास और उत्साह बढ़ चढ़कर दिखा रहा है कि सभी अपने मताधिकार का आज प्रयोग करना चाहते हैं वो दूसरे चरण के मतदान में। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आप जिस तरीके की जानकारी हमें दे रहे हैं वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि 15,500 कश्मीरी विस्थापित जो हैं वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं और इनमें भी उत्साह जो है वो दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो भी इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि वे भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल भावना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से 14,700 से ज़्यादा जो प्रवासी कश्मीरी मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा 3 और सेंटर्स बनाए हैं चुनाव आयोग ने, जिसमें आपको ये जानकर हैरानी हुई, दिल्ली में भी जो प्रवासी मतदाता हैं उनके लिए सेंटर्स बनाया गया है। इसके अलावा उधमपुर में बनाया गया है। तो लगातार उनमें जोश है और वो लगातार घर से निकल के आ रहे हैं। और दूसरी बात भावना, जो मैं अभी आपने जो एक सवाल किया था उसकी पुष्टि करना चाहता हूँ कि जो आपने कहा था गेम चेंजर के तौर पे इस वक्त निर्दलीय को देखा जा रहा है, तो भावना जिस तरह से ये 6 जो विधानसभा हैं उसका अगर मोटा मोटा गणित समझें तो देखिए इन 6 विधानसभाओं में जो 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कश्मीर से आती हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आती हैं जम्मू संभाग से। और उस 3 जो डिस्ट्रिक्ट में आप बात करें तो 15 विधानसभा की सीटें हैं और 15 विधानसभा की सीटों में देखिए भावना, एक मोटा गणित यह है कि 6 विधानसभा की सीटों पे सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट हैं घाटी में, और 11 जो जम्मू संभाग की जो सीटें हैं उसमें 11 पे बीजेपी के कैंडिडेट एक चुनौती पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यानी कि 6 वहां और 11 यहां। इसके अलावा जो मेन जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय की जगह चतुर्कोणीय भी कई बार नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब कांग्रेस और एनसी गठबंधन के साथ है, वहीं पीडीपी जो है चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात है जो निशांत भी कह रहे थे, जो आपने भी सवाल उठाया था, निर्दलीय इस वक्त गेम चेंजर के तौर पर इसलिए भी देखे जा सकते हैं कि वो कैंडिडेट निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए हैं भावना, जिनकी बहुत बड़ी उम्मीदवारी थी, जिनके साथ वोटरों का सपोर्ट था, लेकिन किसी राजनीतिक वजह से उनको टिकटें नहीं मिली, तो वो उस जगह की गणित को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो इस समय जो स्थिति है वो ये है कि अभी तक किस तरफ जनता जा रही है कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात है कि चुनावी दावेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू संभाग में बहुत मजबूत तरीके से देखा जा सकता है। और अगर तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस और करवट बदलेगा, ये तो जनादेश तय होगा। फिलहाल रमा, निशांत, धीरज और अमरेंद्र, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम आज सोनीपत के गोहाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। वहीं हरियाणा के चुनावी घमासान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा के 3 क्षेत्रों में रैली करने वाले हैं। नितिन गडकरी हरियाणा के थानेसर, लाडवा और गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। वहीं 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ करेगी। कोर्ट में हिंदू पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि राष्ट्रीय धरोहर है, जिसे गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी बता रही है, जो गलत और निराधार है। हिंदू पक्ष के कुल 18 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हो रही है। सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला दे रहा है और मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लीकेशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज करने के बाद आज सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक कार के ट्रेलर से टकराने के बाद 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर है। ये सभी लोग शामकाजी से अहमदाबाद की ओर जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि कार की बॉडी को गैस कटर की मदद से काटकर शवों को बाहर निकालना गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सभी मृतक अहमदाबाद के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने देश की संसद भंग कर दी है। दिसानायके ने मंगलवार को इससे संबंधित विशेष राजपत्र अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। देश में अब 14 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दिसानायके ने कहा था कि वह संसद को तुरंत भंग कर देंगे और मिड टर्म चुनाव कराने का आदेश देंगे। इससे पहले श्रीलंका की पिछली संसद साल 2020 के अगस्त में गठित की गई थी। वहीं इस संसद को निर्धारित समय से 11 महीने पहले ही भंग कर दिया गया है। अनुराग कुमारा दिसानायके ने 23 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।